गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका बीपीएससी प्लेटफॉर्म में। और बिहार करंट अफेयर का पार्ट 3 हम आज करने वाले हैं। 2 पार्ट ऑलरेडी हम कर चुके हैं। इस सीरीज़ में हम लोग हर वीडियो में 15-15 क्वेश्चन करेंगे और ऐसे ही हम लोग की सीरीज़ रहेगी 15 वीडियोस की, जिसमें हम लोग 200 से 250 इंपॉर्टेंट जो भी इवेंट्स हैं उनको कवर करेंगे जो पिछले 1 साल में हुए हैं। ठीक है, और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। तो जिसने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है उसका लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन डाल दूंगी ताकि आपको ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। आप ज़रूर देखिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप लोग को एक बार टेस्ट सीरीज़ के बारे में बता दे रही हूँ जो अभी चल रही है। बीपीएससी प्लेटफॉर्म का आप ऐप डाउनलोड करेंगे ना, गूगल प्ले स्टोर में आप जाइए, आप बीपीएससी प्लेटफॉर्म उस पर सर्च कीजिए, आपको हमारा एप्लीकेशन दिख जाएगा। ठीक है, ऐप पे आप जाइए और वहाँ पे आप टेस्ट सीरीज चल रही होगी, जिसमें पहला जो टेस्ट है वो फ्री है, ओपन है सबके लिए। आप जाइए एक बार उसको इनरोल कीजिए और टेस्ट दीजिए। ये जो टेस्ट है इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये बीपीएससी के क्वालिफाइड ऑफिसर्स ने बनाया है। डीएसपी अमित सर ने और एसडीएम नीतू मैम ने और भी 2-3 ऑफिसर्स हैं, उन्होंने बनाया है। तो ये टेस्ट जो है बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है और उन्हीं टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस है। जैसे पेपर आता है बिल्कुल कोशिश की गई कि हम उसको रेप्लिकेट कर पाएँ वैसे ही पेपर बनाने में। अननेसेसरी क्वेश्चंस नहीं डाले हैं। इंपॉर्टेंट जो भी जैसे क्वेश्चंस आने की जिसकी प्रोबेबिलिटी है उन क्वेश्चंस को इसमें डाला गया है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, आपको 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे। इसके साथ साथ कुछ चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, जिसमें जैसे कि रोज़ आपको रिवीजन क्विज मिल जाएगा मॉक के फॉर्म में, उसका पीडीएफ मिल जाएगा। फिर हिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी पीडीएफ आपको दी जाएगी और पूरी आपकी हेल्प की जाएगी प्रीलिम्स तक, जो भी आपको ज़रूरत पड़ेगी इन मटेरियल की। प्लस आपको गाइडेंस भी मिलेगी 24/7। आपको कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, आपके पास फैकल्टी अवेलेबल रहेगी। ठीक है, तो ये टेस्ट शेड्यूल है, इस शेड्यूल में टेस्ट हो रहे हैं। तो एक बार आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, जाइए देखिए, आपको लगता है कि फ्रूटफुल है तो इनरोल ज़रूर कराइएगा। ठीक है, क्योंकि लिमिटेड इसमें सीट्स रखी हैं, 1000 जैसे रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे, हम लोग क्लोज कर देंगे। बिकॉज हमारा एम है कि 1000 ही स्टूडेंट्स रखें ताकि हम उन सबको फैसिलिटेट कर पाएँ, उनको डाउट्स हो तो सॉल्व कर पाएँ। ज़्यादा स्टूडेंट्स हो जाएंगे तो फिर हमारे लिए मैनेज करना मुश्किल होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला सवाल ये है कि कौन सा पहला स्टेट ऐसा बन गया जिसने इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में 33% और लोग महिलाओं के लिए रिजर्वेशन दिया है। ठीक है, तो ऐसा आरक्षित करने वाला स्टेट पहला स्टेट बन गया बिहार। ये आरक्षण क्यों हुआ है? इसलिए हुआ है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं यहाँ पे पढ़ सके और उनको हेल्प की जा सके। इसलिए सीएम नीतीश कुमार ने ये लॉन्च किया, जिसमें 1/3 मिनिमम सीट्स महिलाओं के लिए रिजर्व रहेगी। अगर हम इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज की बात कर लेते हैं तो बिहार में टोटल 11 मेडिकल कॉलेजेस हैं। ठीक है, और 38 इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। ठीक है, और उसमें 1/3 बोला है मिनिमम सीट्स रहेंगी औरतों के लिए आरक्षित। अगर हम लोग बात करें एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, इंडिया के एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, तो वो है धर्मेंद्र प्रधान। लिख दे रही हूँ मैं। नेक्स्ट सवाल है इसमें ये पूछ रहा है कि कौन सी स्टेट की रैंकिंग आखिरी रही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2020-21 का जो सतत विकास लक्ष्य सूचकांक है, इसकी रैंकिंग में कौन सा राज्य अंतिम है? तो अनफॉर्चुनेटली लास्ट जो स्टेट है वो है बिहार। और इसमें अगर फर्स्ट बात करेंगे सबसे अच्छा किस स्टेट ने परफॉर्म किया है, तो इट्स केरला। केरला रहा नंबर 1। तो हो सकता है सवाल ऐसा भी पूछा जाए कि SDG जो गोल्स हैं इसके इंडेक्स में नंबर 1 पे कौन था, तो केरला आपको पता होना चाहिए। 2 भी मैं बता दे रही हूँ, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु जॉइंटली है नंबर 2 पे, और लास्ट पे है बिहार। ठीक है, अब इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं ये क्या है और कैसे इसकी रैंकिंग निकलती है, क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं। देखिए, ये जो है ना सतत विकास लक्ष्य सूचकांक, ये एक इंडेक्स बनाया जाता है। कौन बनाता है इसको? तो नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग ये एक इंडेक्स बना के देता है। उसमें ये होता है, कुछ गोल्स होते हैं, 16 गोल्स होते हैं, उनको टारगेट किया जाता है। जैसे कि बेटर एजुकेशन पे ध्यान होता है कि पानी कहाँ अच्छा है, और सैनिटेशन पे कहाँ ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, प्लानिंग से कहाँ बाकी जगह काम हो रहा है, और फिर अगर कुछ नेचुरल कैलेमिटी आती है तो कौन सा स्टेट कैसा काम कर रहा है। ये इसलिए बनाया था, जैसे कि आपने देखा होगा स्कूल में एग्जाम्स क्यों होते थे, ताकि हम तैयारी अच्छा करें और कोशिश करें
टॉप पे आने के लिए। तो इसलिए एक स्टेट में कंपटीशन रहेगा, तो स्टेट थोड़ा अच्छा परफॉर्म करेगी और हमारी रैंकिंग इंप्रूव होगी, ठीक है। तो नीति आयोग इसको बनाती है और यूनाइटेड नेशंस के साथ कोलैब करती है और इस रैंकिंग को निकालती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है ना कि नंबर मिलते हैं, 0 से लेके 100 तक मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो अगर कोई स्टेट है जिसको 100 मार्क मिलता है, मानिए 100 नंबर मिल गए, तो वो अचीवर है, मतलब उसने अचीव कर लिया है। तो और उसको फिर कुछ करने की जरूरत नहीं, सारी चीज़ें, सारी फैसिलिटी उस स्टेट में बेस्ट हैं। तो ऑफकोर्स इसमें तो कोई है नहीं, और 0 है मतलब सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं, तो अब इसमें भी कोई नहीं है, ठीक है। तो 2030 तक अगर ये है हमारा एम है, 2030 तक सब जितने भी हमारे स्टेट्स हैं उनकी रैंकिंग 100 या 90 to 100 के बीच में रहे, ठीक है। तो अगर बिहार के हम पूछे बिहार को कितने मार्क्स मिले हैं इसमें, तो बिहार को 52 मार्क्स मिले हैं, ठीक है। और केरला की हम लोग बात करें तो केरला को 75 मार्क्स मिले हैं, और हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु को 72 मिले हैं, ठीक है। रैंकिंग बिहार की आखिरी है, और नंबर की बात करें 52 है। और आई होप आपको समझ में आ गया कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। सोशल, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल चीज़ों पे बेसिकली ध्यान होता है, और हम लोग देखते हैं। और ये 3rd एडिशन है, ये भी लिख दे रही हूँ, 3rd एडिशन है SDG का, इंडेक्स का, ठीक है। चलिए, नीति आयोग निकालती है यूनाइटेड नेशन के साथ कोलैबोरेट करके। जितनी भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं दे रही हूँ आप उसको नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है। और सब लोग जैसे बच्चे कहते हैं PDF, मैं जब भी पढ़ाती हूँ तो मेरा बिल्कुल फोकस रहता है कि आप अपने नोट्स खुद बनाएं, ताकि आपको रिविजन करने में हेल्प मिले। नेक्स्ट सवाल है कि टाइम जो है मैगजीन, इसने 50 मोस्ट डिजायरेबल मैन ऑफ 2020 इसकी लिस्ट निकाली। तो इस लिस्ट को किसने टॉप किया, तो इस लिस्ट को टॉप किया है लेट सुशांत सिंह राजपूत ने। ये एक एक्टर थे बॉलीवुड के, और ये इनका बिहार से संबंध था, और ये पटना के रहने वाले हैं। इन्होंने कुछ काफ़ी अच्छी फिल्में दी हैं, जैसे कि MS धोनी और छिछोरे, काई पोचे से इन्होंने डेब्यू किया था। ये भी आप ध्यान रखिए कि काई पोचे से इन्होंने डेब्यू किया था, और ये इम्पोर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि इनका ताल्लुक बिहार से, इनकी भी मृत्यु हो गई लास्ट ईयर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं कि एकलव्य स्कूल जो है बिहार में खुलेंगे, तो कितने डिस्ट्रिक्ट्स में एकलव्य स्कूल खुलेंगे, तो उसका जवाब जाएगा आंसर 3, कि 3 जिलों में खुल रहे हैं एकलव्य स्कूल। अब मैं एक बार डिस्कस कर लेती हूँ क्या है ये एकलव्य स्कूल। तो एकलव्य स्कूल जो है ना, जो भी शेड्यूल ट्राइब के अंदर जो बच्चे आते हैं शेड्यूल ट्राइब में, उनके लिए एक स्कूल खोला जा रहा है, ठीक है। और इसके अंदर टोटल जो पढ़ाई होगी उसका खर्चा सरकार देखेगी। इसमें स्पोर्ट्स भी खासा ध्यान रखा जाएगा। तो मोदी जी ने अनाउंस करा था कि 462 ऐसे स्कूल्स खुलेंगे और 2022 तक खुल जाएंगे। तो सारे स्टेट में थोड़े थोड़े दिए गए ये स्कूल। तो बिहार में टोटल 3 है, सहरसा, कैमूर में, और तीसरा आप कहाँ पे मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, ठीक है। ट्राइबल्स के लिए है, और ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है एकलव्य स्कूल। नेक्स्ट सवाल में चलते हैं कि कौन सा एप्लीकेशन डेवलप किया है बिहार गवर्नमेंट ने, ताकि वो कोविड में जो भी मरीज हैं जो कि होम आइसोलेशन में थे उन पर निगरानी रख सके और ट्रैकिंग रख सके। तो कौन सा एप्लीकेशन विकसित किया है बिहार सरकार ने, तो हिट कोविड ऐप। देखिए कोविड जब हुआ तो सबको, तो ऑफ कोर्स हम लोग, आपको पता है कि हॉस्पिटल में बेड्स की कमी हो गई थी। तो जो भी जिनका मॉडरेट था, जिनको ज़्यादा सीवियर नहीं था, घर पे आइसोलेट कर सकते थे, तो होम आइसोलेशन का एक ऐप बनाया बिहार सरकार ने, और उस पर ही वो ट्रैक करते रहते थे कि हाँ, और देखते रहते थे, फ़ोन करते। आपको में भी किसी घर में कोविड हुआ हो तो आपने देखा होगा गवर्नमेंट की तरफ से फ़ोन आता था कि तो आज तबीयत कैसी है, आपने फीवर खाया कि नहीं, कल से बेटर है कि नहीं। तो इस ऐप से भी ये इजीली ट्रैक कर पा रहे थे। तो इस ऐप का नाम था हिट कोविड ऐप। अगर मानिए एग्जाम में ये पूछ देता है कि हिट का फुल फॉर्म क्या है, होम आइसोलेशन ट्रैक्स, ठीक है, होम आइसोलेशन ट्रैक्स। और बिहार के CM कौन है बताइए। गवर्नर मैं बता दे रही हूँ, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, फागू चौहान है, फागू चौहान। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं कि कौन से बिहार के हॉस्पिटल में विमेन मिल्क बैंक शुरू किया गया है। तो एम्स पटना में शुरू किया गया विमेन मिल्क बैंक, और ये
बिहार के पहले ऑलरेडी 5 जगहों पे है, महाराष्ट्र में 2, कहाँ का मैं बता दे रही हूँ, महाराष्ट्र में 2 जगह पे है ऐसा मिल्क बैंक, और दिल्ली में है, गुजरात में है और गोवा में है। ठीक है, 2 3 4 5, और अब हमारा बिहार में खुल रहा है एम्स पटना में, तो अब ध्यान में रखिएगा वुमेन मिल्क बैंक। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत चांसेस हैं उसके आने के, क्योंकि 100वीं बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई है। कौन से फेमस ऑथर के हैं बिहार के, उनकी? तो फणीश्वर नाथ रेणु, आपने इनका नाम सुना होगा अपनी हिंदी की कहानियों में। तो 4 मार्च 2021 को इनकी 100वीं जयंती थी, फणीश्वर नाथ रेणु जी की। ठीक है, इनका ताल्लुक कहाँ से था? तो इनका ताल्लुक था अररिया से, ही वॉज फ्रॉम अररिया, ये भी आप ध्यान में रखिए। और इन्होंने काफ़ी सारी किताबें लिखी हैं, पोएम लिखी हैं, हमारे हिंदी के टेक्स्ट बुक में काफ़ी आपने देखा होगा, पढ़ा भी होगा। फिर मैं कुछ बता दे रही हूँ, जैसे कि इनकी कुछ फेमस थी, मैला आंचल, मैला आंचल, और तीसरी कलम। तो ये कुछ फेमस किताबें थी, ध्यान में रखिए कि अररिया से थी, इनकी 100th बर्थ एनिवर्सरी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, इसने बिहार के कौन से हवाई अड्डे को पहला रैंक दिया है ईस्टर्न जोन कस्टमर सेटिस्फैक्शन सर्वे में? ठीक है, तो ये मिला है गया एयरपोर्ट को। तो गया का जो एयरपोर्ट है उसको रैंकिंग मिली है फर्स्ट ईस्टर्न जोन, ईस्ट जोन में जो जितने भी हमारे एयरपोर्ट हैं, तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन सर्वे में गया की रैंकिंग बहुत अच्छी है। और ऑफकोर्स गया का एयरपोर्ट अच्छा होना चाहिए, क्योंकि टूरिज्म का मेन सेंटर है बिहार का गया। चलो नेक्स्ट सवाल है कि बिहार की कौन सी लड़की है जिन्होंने केदारकंठा की चोटी पे तिरंगा लहराया, अभी रिसेंटली नेशनल रिकॉर्ड भी बनाया? तो ये तो कुछ खास मतलब इम्पोर्टेंट सवाल नहीं है, बट कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। उनका नाम है अपर्णा, जिन्होंने केदारकंठा पे केदारनाथ कहीं कहीं लिखा होगा, तो आप बिल्कुल ध्यान में रखिए कि केदारकंठा, केदारनाथ नहीं लिखा है। और ये चोटी जो है वो 12,500 फीट ऊंची है। और उत्तराखंड में गोविंद, लिख दे रही हूँ, गोविंद वन्य जीवन अभयारण्य जो है ना, वन्य जीव, ये आधा ना होगा, अभयारण्य, इसमें है ये पीक, और उन्होंने लहराया वहां पे। और अपर्णा कहाँ की रहने वाली है? तो शी इज फ्रॉम बिहार शरीफ, बिहार शरीफ। किसने ये किताब लिखी है? गोपालगंज टू रायसीना, माई पॉलिटिकल जर्नी, माई पॉलिटिकल जर्नी। तो ये किताब लिखी है नलिनी वर्मा ने। और ये किताब किसके ऊपर लिखी गई है अगर ये पूछा जाए, तो ये लालू प्रसाद यादव की कहानी है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव गोपालगंज में फुलवरिया के रहने वाले थे। तो गोपालगंज से रायसीना, मेरी पॉलिटिकल जर्नी, ये किताब लिखी है नलिनी वर्मा ने, और काफ़ी फेमस हुई थी किताब, हेडलाइन में भी रही थी। नेक्स्ट सवाल है कि डेडलाइन ईयर कौन सा है कि बिहार से ट्यूबरकुलोसिस खत्म हो जाए? तो कौन सा साल तय किया गया है कि ट्यूबरकुलोसिस को खत्म करने का बिहार से? तो वो है 2025। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि काला आजार खत्म करने की डेडलाइन जो हम ऑलरेडी 4 बार हम लोग मिस कर चुके हैं, तो कौन सा ईयर है काला आजार को खत्म करने की डेडलाइन? आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइए, जिसने पुरानी वीडियो देखी है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं कि, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि वीर कुंवर सिंह की बर्थडे कब मनाई जाएगी? ठीक है, तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि अनाउंस हुआ है कि वीर कुंवर सिंह जो थे, जिन्होंने 1857 के रिवोल्ट में बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी बिहार से, तो इनका जन्मदिन जो है वो कब मनाया जाएगा? तो वो 23 अप्रैल को मनाया जाएगा, और इस दिन एक पब्लिक हॉलीडे रहेगा। ठीक है, तो ये अनाउंस हुआ है रिसेंटली। लेकिन अगर आप गूगल पे जाएंगे, चेक करेंगे, तो आपको दिखेगा कि उनका बर्थडे तो नवंबर में होता है। तो इस दिन क्यों 23 अप्रैल क्यों? तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा। इस दिन क्या होता है, ये क्यों चुना गया था? क्योंकि वीर कुंवर सिंह जो है ना, उन्होंने अपना आखिरी बैटल 23 अप्रैल 1858 में लड़ा था।
ठीक है, आखिरी जो बैटल था वो। उसके बाद ये हार गए थे, तो उसके बाद ये वापस अपने घर चले आए थे, हारे नहीं थे सॉरी, जीतने के बाद ही वापस अपने घर चले आए थे। तो ये आखिरी इनका विक्ट्री बैटल था, तो इसलिए उनका बर्थडे इस दिन मनाया जा रहा है 23 अप्रैल को, और इस दिन उनकी जयंती भी मनाई जाएगी और पब्लिक हॉलीडे रहेगा। तो आप डेट ध्यान में रखिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है बिहार से। चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि कौन सा स्टेट है जो पहला स्टेट बन गया जिसने अपनी ई लाइब्रेरी बना दी है सारे टेक्स्ट बुक की। तो जब कोविड हुआ था ना, तो बिहार गवर्नमेंट ने क्या करा था कि जितने भी उनके 1 से लेके 12 तक के स्टूडेंट्स हैं, उन सबका जो भी सिलेबस है, जो भी बुक्स हैं, उन सब की एक ई लाइब्रेरी बना दी थी, और ताकि जो भी बच्चे हैं स्कूल नहीं जा पा रहे हैं तो वो पढ़ सकें, कोविड से उनकी पढ़ाई इफेक्ट ना हो, इसलिए ई लॉट्स करके इन्होंने एप्लीकेशन और पोर्टल दोनों बना दिया था। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने बताया था एक और बुक्स से रिलेटेड लाइब्रेरी आया, तो मैं वापस एक बार रिपीट करा थी कि पूर्णिया जो है एक ऐसा शहर बन गया है जिसमें 237 लाइब्रेरीज अभी ऑपरेशनल हैं। ठीक है, पूर्णिया के डीएम जो है उन्होंने किताब दान जो अभियान शुरू करा था, उसके तहत इतनी लाइब्रेरी बन गई है, और कोई भी ऐसी पंचायत नहीं है जहाँ कोई लाइब्रेरी नहीं है। तो पूर्णिया ने बहुत ही अच्छा काम किया, वहाँ की लिटरेसी रेट कम है, लेकिन वहाँ के डीएम ने बहुत ही अच्छा काम किया है इतनी लाइब्रेरी स्थापित करके। अब इजीली बच्चे पढ़ पाएंगे और सबको शिक्षा मिल सकेगी। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं कि बिहार के कौन से सिटी को चुना गया था कि स्टार्टिंग के लिए, ताकि मशरूम हब बिहार को बनाया जा सके। तो बिहार को मशरूम हब बनाने के लिए किस शहर को शुरुआती शहर चुना गया है? तो वो है नालंदा। ठीक है, नालंदा में सबसे पहले शुरुआत की गई कि यहाँ मशरूम हब बिहार को बनाने की। चलिए आज का आखिरी सवाल ये है कि बिहार का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन ये कहाँ बना है? तो ये बना है भागलपुर में। बर्ड रिंगिंग स्टेशन क्या होता है? बर्ड रिंगिंग स्टेशन में क्या होता है कि ऑब्जर्वेशन होता है, ऑब्जर्वेशन, मॉनिटरिंग, रिसर्च, ये सब होता है। किन पे होता है? माइग्रेटरी बर्ड, जो भी बर्ड माइग्रेट करके आती है ना एक जगह से दूसरी जगह, तो जो भी माइग्रेटरी बर्ड होती है उन पे ऑब्जर्वेशन होगा, उनकी रिसर्च होगी, उनको देखा जाएगा कि क्या क्या इनके फीचर्स हैं, इनके बारे में पता लगाया जाएगा, तो इसको बर्ड रिंगिंग स्टेशन बोलेंगे। और ये इंडिया का 4th होगा। ठीक है, इसके पहले एक तमिलनाडु में है, एक राजस्थान में है, और एक उड़ीसा में है, और ये अब नेक्स्ट खुल रहा है बिहार में। तो ये इंडिया का 4th है और बिहार का पहला है जो कि भागलपुर में बन रहा है, बर्ड रिंगिंग स्टेशन। दिस इज इट फॉर टुडे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक जरूर कीजिए। आप लोग बिल्कुल लाइक नहीं करते हैं, फिर मोटिवेशन नहीं आता है वीडियो बनाने का। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। कोई भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगी। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।